Hello student, in this video lecture we are going to discuss remaining part of thermodynamic. ओके आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। फर्स्ट लॉ आपने पढ़ लिया था, प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे। फर्स्ट लॉ स्टूडेंट बताता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, ठीक है। और सेकेंड लॉ बताता है कि एक बॉडी है मान लो ये, और इस बॉडी से है ना एनर्जी इस दूसरी बॉडी में जो फ्लो हो रही है, जैसे मान लो इसके अंदर 1000 कैलोरी एनर्जी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो जा रही है वो कम हो जाती है स्टूडेंट, कितनी गई 600 कैलोरी एनर्जी यहाँ पर गई। इसका मतलब कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में यहाँ से लॉस हो गई होगी, है ना। 100% एनर्जी नहीं जा रही है। तो ये एनर्जी की डायरेक्शन के बारे में बताता है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि सेकेंड लॉ क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ द एनर्जी फ्लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लासियस स्टेटमेंट हम समझेंगे। सेकेंड लॉ के बारे में इसने बोला, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ मशीन, एक ऐसी मशीन बनाना पॉसिबल नहीं है, इज़ एबल टू कन्वे हीट बाय ए साइक्लिक प्रोसेस फ्रॉम अ कोल्डर टू अ हॉटर बॉडी अनलेस वर्क इज़ डन, है ना। बिना वर्क किए आप एक साइक्लिक प्रोसेस जो कर रहे हैं उस कोल्डर बॉडी को हॉटर बॉडी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, है ना। ऐसे ही एक या हम ये भी कह सकते हैं इट इज़ इम्पॉसिबल, या हम इसको इस स्टेटमेंट को ऐसे भी बोल सकते हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क, हीट को आप वर्क में बदल दें और विदाउट कंपनसेशन, बिना नुकसान की, है ना। जो हीट है उसको कम्प्लीटली आप वर्क में नहीं बदल सकते, कुछ क्या होगा, लॉस हो जाती है, ठीक है। अब है ये लुडविग बोल्ट्जमैन स्टेटमेंट। ये बोलते हैं नेचर टेंड टू पास फ्रॉम अ लेस प्रोबेबल टू मोर प्रोबेबल स्टेट, है ना। यानी नेचर जो है लेस प्रोबेबल की अगर आप बात करते हैं तो इस तरह से यहाँ पे कोई चीज़ पड़ी हुई है ये लेस प्रोबेबल स्टेट में, ये पत्थर का एक टुकड़ा पहाड़ के ऊपर चोटी पे रखा हुआ है ना। तो ये लेस प्रोबेबल में है अभी, तो ये क्या करेगा, नीचे ऐसे गिरना शुरू करेगा और यहाँ पे ये मोर प्रोबेबल स्टेट में आ जाएगा। यानी हम ये भी कह सकते हैं ये एक तरह की क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा था, है ना। ये खुद ब खुद ऊपर से नीचे गिरेगा, है ना। अगर हम इसको उठा के ऊपर लेके जाएंगे तो हमने क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो ये इधर हम इसको ऊपर पहुंचाते हैं तो ये हो जाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यानी जितनी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती हैं उनमें एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है, यानी एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। तो हम बोलते हैं वो सेकेंड लॉ के बारे में बताने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट है ऑल द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नेचुरली अकरिंग प्रोसेस आर थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल। कैसी होती है वो, इरिवर्सिबल। मतलब ये है कि वो एक ही दिशा में चलेंगे। जैसे पत्थर का टुकड़ा यहाँ से यहाँ गिरा, अब ये उठकर यहाँ खुद नहीं आएगा, ठीक है। वो एक ही दिशा में होती हैं। आगे बोल रहा है विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स, ठीक है, नहीं हो सकती रिवर्स। आगे बढ़ते हैं, द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीज इन आ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है, मान लो कि ये सिस्टम है और आपने इसको गर्म किया या इसने गर्म ही नहीं किया, तो आप देखेंगे यहाँ ना वेपोराइजेशन होगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है सपोज दैट, ये इतना कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो ये है स्टूडेंट यूनिवर्स, है ना, पूरे जिसमें सिस्टम रखा हुआ ये यूनिवर्स है। तो यहाँ पे अगर जो पार्टिकल हैं तो उनमें हलचल पैदा हो जाएगी जब यहाँ से वेपोराइजेशन होगा। ये क्या हो रहा है, वेपोराइजेशन, और वेपोराइजेशन एक तरह की क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल यूनिवर्स की जो एंट्रोपी होगी, हम इसको यूनिवर्स बोल सकते हैं, वो बढ़ जाएगी। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझेंगे स्टूडेंट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस यहाँ पे हमने दे रखी है। आप देख रहे हैं कि उसको हम ऐसे लिखते हैं, डेल्टा यूनिवर्स एंट्रोपी, एस बताता है एंट्रोपी को, डेल्टा सिस्टम एंट्रोपी प्लस डेल्टा सराउंडिंग ग्रेटर देन जीरो का यहाँ पे मीनिंग ये होता है कि बढ़ जाती है, ठीक है। अगर आपके पास ऐसी रिएक्शन है कि वो इक्विलिब्रियम में है, ए से स्टूडेंट क्या बनना है, बी बनना है, और बी से फिर से ए बन जाए, तो ये इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे एंट्रोपी जो होती है डेल्टा एस यूनिवर्स इक्वल्स टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज़, यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे एंट्रोपी स्टूडेंट जीरो ही आती है। अब इसको सही कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। और ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस के लिए डेल्टा एस की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आ जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, ये बढ़ती जाती है। किसके लिए है, इरिवर्सिबल प्रोसेस या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हैं। द फर्स्ट लॉ डील्स विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी,
ठीक है। वेयर सेकेंड लॉ बताता है टेल्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, है ना, कि एनर्जी किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो ये आप समझ गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर आ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस की वैल्यू आपने पढ़ ली थी, डी क्यू अपॉन टी। यहाँ पे क्यू जो है स्टूडेंट हीट को बता रहा है, टी टेम्परेचर को। अगर आप इसको कुछ इस तरह से मेंशन करते हैं तो आपको मिल जाएगा डी क्यू इक्वल्स टू टी डी एस। नेक्स्ट फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, अगर कोई इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो डेल्टा एस की वैल्यू एंट्रोपी की क्या होती है स्टूडेंट, ज़्यादा होती है, एंट्रोपी बढ़ जाएगी। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एस ग्रेटर देन डी क्यू अपॉन टी। या आप ये भी बोल सकते हैं कि डी एस अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल देन डी क्यू अपॉन टी। स्टूडेंट ये वाला जो फॉर्मूला है ये बता रहा है दिस इज़ द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। क्वेश्चन पूछता है कि डेल्टा एस जो होती है ग्रेटर और इक्वल देन डी क्यू अपॉन टी। तो नॉर्मली आपको इन फॉर्मूले का यूज़ करना है सेकेंड लॉ के लिए। आगे बात करते हैं, ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है इसमें डी क्यू इक्वल्स टू डी यू, ये इंटरनल एनर्जी को बताता है, प्लस पी प्रेशर को बताता है, और ये वॉल्यूम के चेंज को बताता है। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ लिया था फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक में। तो ये जो है फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकली, है ना, फॉर्मूला है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, समराइज़ कर देंगे। जो दोनों फॉर्मूले हैं इनको आप समराइज़ करेंगे। तो कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ तो आपको मिलेगा स्टूडेंट टी डी एस इक्वल्स टू डी क्यू प्लस पी डी वी। अब इसको देखो समराइज़ कैसे किया है, इस बात को आप समझेंगे। देखो स्टूडेंट यहाँ पे डी क्यू की जो वैल्यू होती है वो होती है डी यू प्लस पी डी वी, है ना। और आप ऊपर जब देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है डी एस इक्वल डी क्यू अपॉन टी, है ना। तो डी क्यू की जो वैल्यू है आपने इसमें इस तरह से रख देनी है। तो डी यू प्लस पी डी वी, है ना, डी यू प्लस पी डी वी डी क्यू की वैल्यू है। इस तरह से आप इसको यहाँ पर भी आप देखते हैं, यहाँ पे ये जो है डी क्यू की वैल्यू आपने रखना है ना। तो डी क्यू जो था वो टी डी एस के इक्वल्स टू हो जाएगा। तो यहाँ से फिर से करेंगे डी क्यू इक्वल्स टू टी डी एस, है ना। तो डी क्यू की वैल्यू आपने ये रखी है, यानी डी यू प्लस पी डी वी इक्वल्स टू टी डी एस। तो ये दोनों की एक समराइज फॉर्म मिल जाएगी आपको जो यहाँ पे हमने कैलकुलेट की है। तो ये था स्टूडेंट सेकेंड लॉ, ठीक है। यहाँ तक आप नोट्स करेंगे, नेक्स्ट चीज़ें हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे।